हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी तभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि अ गिवन कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन इफ कप्पा इज इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो हम चैप्टर पढ़े थे कर्वेचर एंड टॉरिजन, उसमें एक थ्योरम होती है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे। और अगर आपने हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अ गिवन कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन इफ कप्पा इज इक्वल टू जीरो। तो हमें गिवन है कि कप्पा जो है वो जीरो है, यानी कि अगर कप्पा किसी भी कर्व के लिए कप्पा जीरो है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये होगी। तो देखिए, कप्पा जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कप्पा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एन कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा क्योंकि वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये हमारा कप्पा एन कैप बन जाएगा। ठीक, और हमने पढ़ा हुआ है कि कप्पा एन कैप इक्वल होता है डी टी। अब यहाँ पे टी क्या है, टी हमारा होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और ये इक्वल होगा इसके। ठीक, ये इसके इक्वल होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, टी टी डी एस को हम बोलेंगे आर डबल डैश। ठीक, इज इक्वल टू जीरो। आर डबल डैश क्यों बोलते हैं हम, देखिए, क्योंकि टी कैप बराबर होता है आर डैश। ठीक, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस तो ये हो जाएगा आर डबल डैश। ठीक है, आर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, आर डैश, सॉरी आर वेक्टर, आर जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक, अब देखो, अगर किसी भी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो क्या था, एक कांस्टेंट था। ठीक, या फिर इसको हम कोई नाम देते हैं, कांस्टेंट था। ठीक, ये कांस्टेंट था, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेक्टर। ओके, समझ रहे हैं ना। अगर किसी भी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, वो कांस्टेंट था। ठीक, अब आर डैश का मतलब हुआ कि वेक्टर आर डी एस इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इधर वेक्टर आर आएगा और इधर ये आ जाएगा आपका बी एस। ठीक, और एक कांस्टेंट भी जुड़ता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वो कांस्टेंट हमारा ए है, वेक्टर ए। ठीक, तो क्या आपको ये कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ था, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, क्या इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये? जी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, और ये हमारे इस पॉइंट से होकर जाता है, मान लेते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरीके दिख रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कर्व के लिए कप्पा जीरो है तो हम बता सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से ये जो इक्वेशन है एकदम आपको स्ट्रेट लाइन की तरीके दिख रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस कप्पा इज इक्वल टू जीरो। तो ये इंप्लॉय करता है क्या कि कर्व आर इज इक्वल टू डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो अब हम प्रूफ करते हैं दूसरे थ्योरम को। ये थ्योरम कहती है कि अ गिवन कर्व बी अ प्लेन कर्व इफ टॉरिजन यानी टाउ इज इक्वल टू जीरो। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कर्व एक प्लेन कर्व होगा, यानी कि उसको हम एक प्लेन में बना सकते हैं अगर टाउ जीरो हो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है। ठीक, एक प्लेन, हमने व्हाइट बोर्ड की प्लेन में एक सर्कल बनाया हुआ है, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और उसके बाद जो एक बायनॉर्मल वेक्टर होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं बी वेक्टर। ठीक, तो अगर आप देखो, तो अगर हम इस सर्कल के चारों तरफ चले, इस सर्कल पर अगर हम चले, तो जो हमारा बायनॉर्मल वेक्टर होगा वो ऐसी डायरेक्शन में होगा ऊपर की तरफ। ठीक, और अगर हम ऐसे से चलें तो देखिए इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि v जो होगा हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और ये एक प्लेन कर्व है। ठीक, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब भी प्लेन कर्व पे जो बायनॉर्मल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता, और टॉरिजन जो होता है, जो टॉरिजन होता है वो यही बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बायनॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए बायनॉर्मल वेक्टर कहीं भी इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, इसलिए टाउ जीरो होता है प्लेन कर्व पर। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें दिया हुआ है कि टाउ टॉरिजन इज इक्वल टू जीरो। टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ को हम इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं माइनस वेक्टर माइनस एन कैप से। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने किया क्या, ये टाउ इज इक्वल टू जीरो था। ठीक, टाउ स्केलर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एन कैप से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एन कैप से। ठीक, तो ये जो जीरो स्केलर था वो जीरो वेक्टर बन गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं डी बी डी एस। इसको हमने आपको पढ़ाया हुआ था जब टॉरिजन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया हुआ था कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, डी बी डी एस के। तो देखिए, जब भी किसी भी वेक्टर का, यानी कि कोई भी फंक्शन हो, अगर उसको डिफरेंशिएट करें और वो जीरो आ जाए तो हम कह सकते हैं कि बी कैप क्या है, हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है।
ठीक, क्योंकि जब कांस्टेंट होता है कोई चीज़ तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। अब क्या करते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लेते हैं वेक्टर और इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक, बी कैप डॉट वेक्टर आर, तो इसको हम एक बार देखो, बी क्या है, हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, तो बी कैप बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो डी एस वेक्टर आर करते हैं। ठीक, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगली बार प्लस लगा के तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बाहर। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टी कैप, क्योंकि आर डैश इसको हम लिख सकते हैं ऐसे आर डैश। ठीक, और आर डैश को ही हम बोलते हैं क्या, टी कैप। ठीक, तो यहाँ से ये हमें पता चला इज इक्वल टू बी। अब देखो बी और टी क्या होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इस जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला, देखिए ये भी 0 आया, तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंट से। तो अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें कुछ वेक्टर के प्लेन का इक्वेशन की तरीके ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक जो आर वेक्टर होता है वो प्लेन में होता है और जो बी वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कर्व है, ठीक है, वो लाई करता है एक प्लेन में। ठीक है, लाइज इन अ प्लेन। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर हेंस अगर टॉर्जन 0 है तो ये इम्प्लाई करता है कि वेक्टर आर लाइज इन अ प्लेन। ठीक, तो हम कह सकते हैं अगर टॉर्जन 0 है तो वो जो हमारा कर्व है वो एक प्लेन कर्व होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2 थ्योरम। ठीक है, अगर आपको थ्योरम पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग।